नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। जबलपुर पुलिस के द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों के कब्जे से 1200 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। तिलवारा थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि छत्तीसगढ़ की तरफ से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ गांजा एक ट्रक में आ रहा है, जिस पर तिलवारा थाना पुलिस के द्वारा सुबह से ही चेकिंग लगाई गई थी। जहां पर तिलवारा थाना पुलिस चेकिंग प्वाइंट के पास एक ट्रक रोका और उसका ड्राइवर मौके से फरार होने के लिए भागने लगा, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए ट्रक ड्राइवर और उसके एक सहयोगी को पकड़ा। जहां ट्रक की तलाशी लेने पर 1200 किलोग्राम गांजा ट्रक में मिला है। वहीं गांजे के छिपाने के लिए ट्रक लकड़ी की बल्लियां लोड जब उन्हें उतार कर देखा तो उसमें बोरी और पैकेटों में 1200 किलोग्राम गांजा पुलिस को मिला है। जहां पर जब्त किए गए गांजे की 2.5 से 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और बता दें आपको कि आरोपियों पुलिस की पूछताछ में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ से गांजा लेकर हरियाणा जा रहे थे। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। हाँ, तिलवारी में है ना, तिलवारी में हम तो काफ़ी देर से। जी सर, मतलब एक बड़ी कार्रवाई को पुलिस ने अंजाम दिया, क्या कुछ मामला है? लगातार नारकोटिक्स और नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए जबलपुर पुलिस द्वारा कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हमारे डीजीपी साहब और एडिशनल डीजी साहब सभी लोगों के निर्देश थे कि विधानसभा चुनाव की दृष्टिगत रखते हुए बड़े स्तर पर कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, और उसी को हम लोगों ने डेवलप करते हुए आज यहाँ पर हम लोगों की जो चेकिंग लगी थी उसमें उस चेकिंग में बड़ी मात्रा में एक ट्रक जिसमें नीलगिरी की लकड़ियाँ लोड थी, उसमें अंदर छिपा के 12 कुंटल से ज़्यादा गांजा लोड करके ले जाया जा रहा था। और उसको हमारी तिलवारा पुलिस ने, हमारे एडिशनल एसपी थे, हमारे सीएसपी सभी लोग थे, उन लोगों ने नाकाबंदी करके इसको पकड़ा है। और ये जो गांजा है ये उमरकोट उड़ीसा से लोड हुआ था और लकड़ी के छिपा के इसको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करके हरियाणा क्षेत्र में ले जाया जा रहा था कंज्यूम करने के लिए। तो एक बड़ी तस्करी हो रही थी जिसको जबलपुर पुलिस की सतर्कता करते रोका गया और पकड़ा गया। कितने लोगों को पकड़ा है? इसमें मोहम्मद शकील करके व्यक्ति का नाम आया है जो इस व्यक्ति को ट्रांसपोर्ट करके ले जा रहा था, और इसमें जो ड्राइवर है वो महेश है। ये दोनों हमीरपुर ज़िले के रहने वाले हैं, और इस जो ट्रक मालिक है वो पलाश राय करके है, कोंडा छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, और काला करके व्यक्ति जिसने ये माल लोड करवाया था। इन सभी के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। लगभग कितनी कीमत का था? लगभग कीमत इसकी कीमत लगभग करोड़ रुपए में कीमत है इसकी। सर, ये गाड़ी कहीं और हैंडओवर करने वाले थे, छत्तीसगढ़ नंबर है तो उसके बारे में कुछ पता चला? ये एक्चुअली हैंडओवर करते, ये राजस्थान हरियाणा होकर रूट था इनका, और ये रायपुर से होते हुए ट्रक निकला है, रायपुर मंडला होते हुए हमारे यहाँ आया है। उड़ीसा से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से हमारे यहाँ क्रॉस करते हुए पकड़ा गया। सर, एक गांजे की तस्करी में गिरफ्तार हुए हैं, बड़ी तादाद में गांजा पकड़ा, क्या पूरा बताएं? आज पुलिस अधीक्षक जबलपुर को सूचना मिला था गोपनीय तरीके से कि कोई यहाँ पर पिछले 1 हफ्ते से चेकिंग लगाना चाहिए क्योंकि गांजा का तस्करी हो रही काफ़ी। तो इसको लेके उन्होंने जबलपुर के पूरे बॉर्डर्स में चेकिंग को पॉइंट्स लगा दिया था। तो आज थाना प्रभारी तिलवारा को सूचना मिला था कि कोई ट्रक जो छत्तीसगढ़ नंबर से आ रही है उसमें लकड़ी की टाल में हो सकता है गांजा हो। तो ये लोग सभी ट्रक्स का चेकिंग लगातार कर रहे थे। तो एक ट्रक जो संदिग्ध दिखी थी, उस संदिग्ध ट्रक को रोक के उन लोगों ने देखा तो ड्राइवर उतर के भागने का प्रयास किया था। तो उस ड्राइवर को पकड़ के फिर पूछताछ किया तो ड्राइवर और हेल्पर ने बताया था कि उन लोगों का गाड़ी छत्तीसगढ़ जगदलपुर से कुछ सामान लोड करके इसमें डाले हैं, तो उनको पता नहीं है कि क्या सामान है, ऐसा इन लोगों ने प्रारंभिक तौर पे बताया है। फिर पूछताछ में उन लोगों ने बताया कि हमीरपुर
के रहने वाले हैं। इसका नाम चालक महेश कुमार है और दूसरा उसका हेल्पर कह कि मोहम्मद शकील है। ये दोनों, और इसका परिवहन कह कि 26 तारीख को वो वहाँ से छत्तीसगढ़ से लेके आके हरियाणा और राजस्थान की तरफ लेके जा रहे थे, ऐसा इनका सूचना है। इनको बीच में इनको खबर मिलेगी या कोई इसको सहायता मिलेगा जिसको ये सामान को पहुंचाने में मदद करेगा। ये लगातार इस प्रकार का चेकिंग पॉइंट से चुनाव आयोग का निर्देश भी मिला था कि बॉर्डर्स में हर जगह चेकिंग कराना है, तो इसको लेके जबलपुर पुलिस द्वारा पिछला 2 महीने से अभियान चलाया है और काफ़ी नशीली पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई किया है। इससे पहले भी आप लोग को सबको ज्ञात होगा कि 60,000 के ऊपर का नशीली इंजेक्शन्स इन लोगों ने जब्त किया है। इसी का क्रम में ये हुआ है। पूरा जोन में लगातार कार्रवाई चल रही है और हम लोग नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और पुलिस मुख्यालय और पुलिस महानिदेशक महोदय और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी लगातार इस पर जोर दिया जाता है कि इसमें बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस किया जाए। और आपको बता दें कि भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष BD शर्मा एवं जन आशीर्वाद यात्रा के प्रदेश संयोजक एवं नगरीय विकास आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह मौजूद रहे। अलग अलग क्षेत्रों में 5 जन आशीर्वाद यात्राएं निकलेंगी और 5 जन आशीर्वाद यात्राओं की रचना बता दें कि 10,643 किलोमीटर की 210 विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरेगी। जन आशीर्वाद यात्रा 998 जगह होगा स्वागत, 678 सभाएं होंगी। केंद्रीय नेतृत्व की 211 बड़ी सभाएं होंगी। पहली यात्रा 3 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री की अमित शाह की उपस्थिति में चित्रकूट से प्रारंभ होगी। दूसरी जन आशीर्वाद यात्रा मंडला से 4 सितंबर को मंडला से प्रारंभ होगी। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया गया है कि वे शामिल हों। ब्रजेंद्र सिंह जादौन ग्वालियर के पूर्व निगम के अध्यक्ष हैं, बोयस टोली के सदस्य हैं, और अश्विनी राय जिले के हमारे भोपाल के उपाध्यक्ष हैं। तो ऐसे 8 लोगों की ये टोली हमारी सेंट्रल टोली के नाते से इस पूरी यात्रा का संयोजन करने का लगातार उसकी तैयारी भूपेंद्र सिंह जी और इस टोली ने मिलकर के इसको गंभीरता के साथ इस काम की शुरुआत कर दी है। हमने जिन यात्राओं को यात्रा क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 5 यात्राएं हैं, उन यात्राओं की जो हमारी टोलियां हैं, एक बार मैं जरूर आपको इस बात का उल्लेख करना उचित मानता हूं कि जो यात्रा क्रमांक 1 है, तो यात्रा क्रमांक 1 के अंदर जो ये यात्रा बिंद क्षेत्र से शुरू होगी, इसके संयोजक श्री गणेश सिंह जी हमारे सतना के सांसद और सह संयोजक श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे मंत्री हैं पन्ना के, वो इसके सह संयोजक हैं। इसी प्रकार से जो यात्रा क्रमांक 2 है, इस यात्रा क्रमांक 2 ये महाकौशल क्षेत्र की होगी। श्री उदय प्रताप सिंह जी सांसद इसके संयोजक हैं और श्री अभिलाष पांडे हमारे युवा मोर्चे के पूर्व अध्यक्ष, ये उसके सह संयोजक हैं। इसी प्रकार से यात्रा क्रमांक 3 जो हमारे इंदौर, विशेष तौर पर इंदौर संभाग से जिसकी शुरुआत होगी, ये यात्रा क्रमांक 3 शंकर ललवानी जी हमारे सांसद इंदौर के इसके संयोजक हैं। जयपाल चावड़ा हमारे IDA के अध्यक्ष हैं, वो इसके सह संयोजक हैं। इसी प्रकार से यात्रा क्रमांक 4 जो खास तौर पर मालवा में उज्जैन का जो क्षेत्र है हमारा, इसमें श्री बंसीलाल जी हमारे किसान मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, ये हमारे संयोजक हैं, और तेज बहादुर जी ये हमारे इसके सह संयोजक हैं। इसी प्रकार से यात्रा क्रमांक 5 ये ग्वालियर चंबल रीजन में होगी। रणवीर रावत जी प्रदेश के महामंत्री संयोजक हैं और मुकेश चौधरी प्रदेश के उपाध्यक्ष, ये इस यात्रा के सह संयोजक हैं। तो इस प्रकार से 5 यात्राओं की रचना हमने जिला और विधानसभा से लेकर नीचे तक इन यात्राओं के बारे में एक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं उसको खड़ा करने का काम इस यात्रा के माध्यम से किया है। इन यात्राओं में मुख्य तौर पर जो जन आशीर्वाद यात्रा होगी, ये यात्रा जन आशीर्वाद कुल 10,643 किलोमीटर, इस यात्रा का 5 यात्राओं को मिलाकर के 10,643 किलोमीटर यात्रा हमारे सभी कार्यकर्ता करेंगे। इसमें कुल विधानसभाएं 210, क्योंकि भोपाल और आसपास की जो विधानसभाएं वो बाद में समापन के तौर पर यहां पर सम्मिलित होंगी, इसलिए 210 विधानसभाओं से गुजरते हुए कुल स्थान 998 जहां पर यात्राओं का स्वागत होगा। कुल रथ सभाएं हमारी 678 होंगी और जो बड़ी हमारी सभाएं होंगी
जो बड़ी सभाएं जिसमें हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी सम्मिलित होगा, इस प्रकार से 211 हमारी बड़ी सभाएं पूरे इस यात्रा के दौरान जन आशीर्वाद के माध्यम से हम लोग करेंगे। इसमें जो यात्रा क्रमांक 1 है, यात्रा क्रमांक 1 3 तारीख को चित्रकूट से जिसकी शुरुआत होगी और इस यात्रा का शुभारंभ हमारे देश के गृह मंत्री, वरिष्ठ नेता जिन्होंने मध्य प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, माननीय अमित शाह जी इस यात्रा क्रमांक 1 का शुभारंभ चित्रकूट से आशीर्वाद लेकर के कामतानाथ जी का इसकी शुरुआत वहां से करेंगे। इसके बाद ये यात्रा निवाड़ी से होते हुए भोपाल पहुंचेगी। इसी प्रकार से यात्रा क्रमांक 2 ये 5 तारीख को मंडला से प्रारंभ होगी और मंडला से प्रारंभ होकर के जबलपुर नगर से होते हुए भोपाल पहुंचेगी। पूरे यात्रा में डिटेल आपको इसका मिलेगा। तो इस दिशा में इस यात्रा में भी हमने अनुरोध किया है कि माननीय गृह मंत्री जी मंडला में इस यात्रा का भी शुभारंभ करें 5 तारीख को। इसी प्रकार से यात्रा क्रमांक 3 ये खंडवा से प्रारंभ होगी। दादा धूनीवाले का आशीर्वाद लेकर के हमारे देश के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी से हमने अनुरोध किया है कि वो इस यात्रा का शुभारंभ वहां से करें। उसकी अनुमति मुझे लगता है कि जल्दी ही उसकी मिलेगी। सैद्धांतिक अनुमति मिली है लेकिन ऑफिशियली आपको इसकी जानकारी भी मिलेगी। इसी प्रकार से यात्रा क्रमांक 4 सितंबर को ही ये हमारा जो उज्जैन का बेल्ट है, नीमच से जो मैंने कहा शुरुआत इसकी होगी, बुधनी होते हुए ये भोपाल पहुंचेगी और इस यात्रा का शुभारंभ भी उसी दिन आदरणीय राजनाथ सिंह जी करें, ये हमने अनुरोध किया है। इसी प्रकार से यात्रा क्रमांक 5 जो चंबल क्षेत्र की है, ये यात्रा भी 6 सितंबर को श्योपुर, बड़ौदा नगर जो श्योपुर का है, वहां से यात्रा प्रारंभ हो और रायसेन होते हुए भोपाल पहुंचेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी इस यात्रा की शुरुआत करें, ऐसा हम सब लोगों ने मिलकर के उनसे अनुरोध किया है। तो इसलिए यात्रा के जो पूरा डिटेल के तौर पर जो मैंने आपके सामने रखा है कि कितने किलोमीटर ये सारी यात्राएं चलेंगी, इन यात्राओं में कौन कौन से रीजन सम्मिलित होंगे, तो इसके नाते से यात्रा हमारी 3 तारीख से लेकर के 3, 4, 5 और 6 को, और ये यात्रा कोई 17 दिन कोई 18 दिन कंप्लीट करते हुए लगभग 21 तारीख को इन यात्राओं को ऑफिशियली वहां पर ये समाप्त होंगी। लेकिन 25 तारीख को इन यात्राओं का समागम भोपाल के अंदर कार्यकर्ता महाकुंभ में होगा। आप सबको ध्यान में, पत्रकार मित्रों को, कि लगातार मध्य प्रदेश के अंदर जब चुनाव आते हैं, 25 सितंबर हमारे श्रद्धा और आस्था के केंद्र जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी को एकात्म मानव दर्शन अंत्योदय का विचार दिया, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती 25 सितंबर को होती है। इसलिए जन्म जयंती के अवसर पर कार्यकर्ता महाकुंभ, और कार्यकर्ता महाकुंभ में लगभग 10 लाख लोग इस कार्यकर्ता महाकुंभ में सम्मिलित हों। प्रत्येक बूथ से 6523 बूथ मध्य प्रदेश के अंदर जो हैं, उन बूथों से बूथ समिति, जिसको हमने डिजिटल और आज के समय के तकनीक से युक्त होकर के हमने डिजिटली इनरोल्ड किया है, और लगभग मध्य प्रदेश के इस प्रकार के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, तो बूथ समिति इस कार्यकर्ता महाकुंभ में आए, जिस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की एक हमारी जो बड़ी ताकत है। तो उस दिन इस कार्यकर्ता महाकुंभ में लगभग 10 लाख कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश के उपस्थित हों। पिछली बार भी लगातार बड़ी संख्या में हर कार्यकर्ता महाकुंभ में लोग आए हैं, तो इस बार भी हम इस प्रकार का प्रयास यात्राओं के माध्यम से जो मोबिलाइजेशन होगा, हम ये करने वाले हैं। और हमने अनुरोध किया है कि माननीय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करें और चुनाव को, जिसको हम कहते हैं कि हमेशा से 25 सितंबर को हम चुनाव की रणभेरी की आगाज उस कार्यकर्ता महाकुंभ से होता है, तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी करें ये प्रयास। हम सब लोग 25 तारीख को हमने ये प्रयास किया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करें, जहां इन सभी यात्राओं का समापन यहां पर होगा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार
मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, जो नेतृत्व के प्रति इस देश की जनता का और मध्य प्रदेश की जनता का जो विश्वास है, ये हमारी ताकत है। गरीब कल्याण, हर गरीब के जीवन को बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है, ये हमारी ताकत है। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का तंत्र प्रत्येक बूथ पर मजबूती के साथ आज खड़ा है। एक सजग प्रहरी के नाते से एक एक बूथ पर एक एक कार्यकर्ता, एक प्रवक्ता बनकर के भाजपा सरकार के कामों को लेकर के जमीन पर जो जा रहा है, इस दिशा में इस यात्राओं के माध्यम से हम अकाउंटेबिलिटी के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, हमारे माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, कैलाश विजयवर्गीय जी और हमारा पूरा जो नेतृत्व है, सभी इन यात्राओं में, अलग अलग यात्राओं में प्रतिदिन सम्मिलित होकर के समाज में अपनी भूमिका निभाने का सब मिलकर के प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से यात्रा का जो मैंने पूरा विषय वो आपके सामने रखा है। अब हमारे बीच हमारे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, चुनाव प्रबंध समिति के हमारे सम्मानीय संयोजक हैं। आज मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आगामी बातचीत आदरणीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब आज मीडिया के मित्रों के साथ वो करेंगे। मैं आदरणीय नरेंद्र सिंह जी को आपसे बातचीत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। ये निश्चित रूप से गौरव की बात है। गरीब कल्याण की दृष्टि से भी अगर हम देखेंगे तो गरीब के जीवन स्तर में बदलाव आए, उसके बेटा बेटी भी ठीक प्रकार से अच्छी तालीम प्राप्त कर सकें, उसको अच्छा वातावरण मिल सके, उसको रहने को घर मिल सके, उसका जीवन जीना भी सुगम हो सके, इस दृष्टि से अनेक योजनाओं पर मध्य प्रदेश की सरकार ने सफलतापूर्वक काम किया है और आज उसके परिणाम हम सबके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में लाडली बहना का जो कार्यक्रम है वह भी पूरे प्रदेश में बहुत तेजी के साथ लोकप्रिय हो रहा है। आमतौर पर रोजगार की दृष्टि से भी एक बड़ी चुनौती समाज के सामने हमेशा रही है और आज भी है, लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए जहां तक रोजगार संभव हो सकता है वहां शासकीय रोजगार देने का भी प्रयत्न किया जा रहा है और स्किल डेवलपमेंट की दृष्टि से सीखो कमाओ योजना भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। व्यक्ति स्किल्ड भी हो और 8,000 रुपये महीना उसको स्टाइप फंड भी मिले, यह युवाओं के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसका फ़ायदा भी युवा लेने के लिए उत्सुक हैं और हमारी अर्थव्यवस्था में भी ये कार्यक्रम आने वाले कल में बड़ा योगदान करने वाला है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो भाजपा सरकार ने सर्वांगीण विकास की सोच पर काम किया है और इसलिए आज देश भर में प्रतिस्पर्धा होती है तो मध्य प्रदेश आगे बढ़ता हुआ प्रदेश दिखाई देता है। यह निश्चित रूप से आम जन के लिए गर्व और गौरव का विषय है। जहां तक प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलों का सवाल है, उनकी कथनी और करनी में एक रूपता नहीं है, इसे मध्य प्रदेश भलीभांति जानता है। वर्तमान समय में भी चुनाव सामने है तो चुनाव के समय स्वाभाविक रूप से आलोचना करना एक पक्ष है, लेकिन जब आप सरकार में रहे हैं तो उस सरकार की उपलब्धियां बताना यह भी अत्यंत आवश्यक है। लेकिन आज प्रतिस्पर्धियों के पास कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है,
कोई उपलब्धि नहीं है और राजनीति को हल्का करने का प्रयास लगातार होता है तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां पैदा होती हैं। मैं इस अवसर पर आप सब के माध्यम से और आप सबको भी यही अनुरोध करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास मध्य प्रदेश का हुआ है वह लोगों तक पहुंचे और जहां तक पहुंचा है उस सब जनता जनार्दन का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिले, जिससे भारतीय जनता पार्टी अगले बार भी मध्य प्रदेश में सरकार बनाए और आने वाले कल में जब 2047 में भारत विकसित भारत के रूप में तब्दील होगा, उस दौर में मध्य प्रदेश भारत को विकसित भारत बनाने की यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इसकी तैयारी केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने की है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना विजन तैयार किया है, सरकार ने भी अपना विजन तैयार किया है और हम उस पर चलेंगे तो मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएंगे, देश को भी आगे आपको निकालनी पड़ रही है। या फिर क्या आप विपक्ष के ऊपर घोटालों की सीरीज को लेकर जन आशीर्वाद यात्रा निकालने, जैसा कि अध्यक्ष जी कहते हैं कि कमलनाथ की सरकार में 15 महीने में 15,000 करोड़ के घोटाले हुए, क्या इन सब चीज़ों का इस जन आशीर्वाद यात्रा में समावेश होगा या मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व इस जन आशीर्वाद यात्रा से अलग रहेगा? मेरा यह सवाल। देखिए, जब मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व है, तो सामूहिक नेतृत्व में श्रेष्ठता तो शिवराज जी को ही है, क्योंकि वो हमारे मुख्यमंत्री हैं और इन सब यात्राओं में वो लगभग आधा दिन हर यात्रा में रहेंगे। इस यात्रा के माध्यम से कोशिश ये है, वैसे 3 महीने लगते हैं पूरी यात्रा को, फिर भी राज्य पूरा नहीं होता और ये 18 दिन में 92 दिन की यात्रा पूरी होगी। हर दिन शिवराज सिंह जी भी इस यात्रा में रहेंगे और बाकी जो प्रदेश के नेता हैं उन सब लोगों का भी समावेश इस यात्रा में होगा। दूसरा, जब यात्रा होगी तो निश्चित रूप से यात्रा में हमारी उपलब्धियां भी लोगों के पास जाएंगी और यात्रा में कांग्रेस के घोटालों को भी लोगों के समक्ष रखा जाएगा। भोपाल से खबर है, मध्य प्रदेश के 882 ओबीसी चयनित शिक्षक ने बीजेपी कार्यालय के सामने दिया धरना प्रदर्शन। उनकी मांग है कि हमें नियुक्ति दी जाए। चयनित शिक्षकों को उठाने के लिए पुलिस बल मौजूद। चयनित शिक्षकों से मिलने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने दिया आश्वासन, मांगों को माना जाए। 20 दिन पहले इनका नाम रोक दिया गया है। न कोई कोर्ट में होल्ड है, न कोई सामान प्रशासन का आदेश है। इसमें कोई कारण, कोई अनुभव आदेश आया है। हमने सामान प्रशासन विभाग का आदेश नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं होना, मेरे शॉट आ जाएंगे जी। जो काम में राजनीतिक प्रभारी हो ये हमारी मैं आ गया हूँ ना। हाँ, क्यों कर रहे हो? आपकी लड़ाई, हाँ बड़े भाई, आपकी लड़ाई है प्रदेश के, तो आपकी लड़ाई मैं आ गया हूँ ना। हाँ, क्यों कर रहे हो?
शक्ति भाई, हाँ बड़े भाई, आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे प्रदेश के, तो आप आपकी लड़ाई हम दे देंगे आज ही सीएम से, बिल्कुल आज ही सर, हम 15 दिन से भटक रहे हैं से मिलने के लिए। ज्ञापन नाम लिख दीजिए, नाम लिख दीजिए, हम करते हैं चिंता नहीं, आप 4-5 लोग करके दादा लाओ आईडी निकालो, दादा आईडी निकालो, आप मैं बना के दे रही हूँ। अरे हम मिलवाएंगे ना, जल्दी जल्दी करो। बिल्कुल चिंता नहीं, हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री से मिलवाने की हो गई, हमारे मुख्यमंत्री से मिलवाने का सुनिए, आपका नंबर हमारे पास है, ठीक है, नंबर लिया राघवेंद्र जी, आप मेरे पास आइए, हम दे देंगे आज ही सीएम से, बिल्कुल आज ही सर, हम 15 दिन से भटक रहे हैं से मिलने के लिए। ज्ञापन नाम लिख दीजिए, नाम लिख दीजिए, हम करते हैं चिंता नहीं, आप 4-5 लोग करके दादा लाओ आईडी निकालो, दादा आईडी निकालो, आप मैं बना के दे रही हूँ। अरे हम मिलवाएंगे ना, जल्दी जल्दी करो। इनका नाम रोक दिया गया है, न कोई कोर्ट में होल्ड है, न कोई सामान प्रशासन दिया गया आदेश है, इसमें कोई कारण कोई अनुभव आदेश आया है, हमने सामान प्रशासन दिया आदेश नहीं ज्यादा टाइम नहीं होना, मेरे शॉट आ जाएंगे तेरा भाई। जो काम में राष्ट्रीय प्रभारी वो ये हमारी भोपाल महापौर मालती राय ने 2 बड़ी सौगात रक्षाबंधन पर दी है। लाडली बहना को BCCL द्वारा संचालित माए बस में निःशुल्क यात्रा, रक्षाबंधन के दिन रहने वाली और सभी नगर निगम कर्मचारी को रक्षाबंधन से पहले वेतन दिया जाएगा।
आज हमने अधिकारियों को बुलाकर और MIC के साथ में बैठकर अधिकारियों से चर्चा की, फाइनेंस अधिकारी को बुलाकर कि नगर निगम भोपाल के जो कर्मचारी हैं उनका अगस्त माह का जो वेतन बनना है हम 5 सितंबर के पहले देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आज चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद हमने प्रयास किया है कि हम राखी के पहले हम नगर निगम के कर्मचारियों का वेतन कर सकें और निर्देशित भी किया है कि किसी भी कंडीशन में हमको राखी के पहले नगर निगम के कर्मचारियों का हमको वेतन करना है। और दूसरा, हमने रक्षाबंधन चूँकि पास है और रक्षाबंधन में भोपाल की बहनों को सहूलियत देने के लिए हमने BCLL की जो बस चलेगी उस बस को भी उस दिन के लिए बहनों के लिए निःशुल्क करने का के लिए चर्चा की है। हमारे MIC मनोज राठौर जी भी साथ में हैं, जितेंद्र शुक्ला जी भी साथ में हैं। हमने बैठकर चर्चा की है और अधिकारियों को निर्देशित किया है कि राखी वाले दिन बहनें जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने भाई को राखी बांधने के लिए जाएंगी, त्यौहार मनाने के लिए जाएंगी, तो उनसे BCLL की बसों में कोई शुल्क उनका जो टिकट का पैसा लगता है वो नहीं लिया जाएगा। रक्षाबंधन के त्यौहार पर जो BCLL की बसें नौकरी देगी। निश्चित तौर पर मैं भोपाल शहर की प्रथम नागरिक आदरणीय श्रीमती मालती राय जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने रक्षाबंधन की इस पावन अवसर पर हमारी भोपाल की सारी बहनों को निःशुल्क एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने भाई को राखी बांधने के जाने के लिए निःशुल्क किया है। मैं निश्चित ही स्वागत योग्य और हमेशा हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री निरंतर बहनों के लिए काम कर रहे हैं। कल उन्होंने अपने 1000 की लाडली बहनें के जो देते थे उसमें 250 रुपये बढ़ाकर उनके खाते में डाले। और निश्चित रूप हमारे महापौर जी ने भी कल 29-30 तारीख को जो रक्षाबंधन उसको भी निःशुल्क करने के लिए निर्णय लिया। बहुत स्वागत योग्य। पंजाब एंड सिंध बैंक की भोपाल जोन की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें प्रवीण कुमार मोगिया ने सभी बैंक के कर्मचारियों से मुलाकात कर उनको बैंकिंग के क्षेत्र में कस्टमर को सेवा दे सके विचार साझा किए हैं। भोपाल जोन की बैठक में सभी बैंक के कर्मचारी उपस्थित रहे और सभी ने विचार साझा किए। अपने अपने बैंकिंग प्रणाली के दिशा निर्देश भी दिए गए और सभी स्टाफ और मेंबरों को वार्षिक लेखा जोखा भी साझा किया गया पंजाब एंड सिंध बैंक का। पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री जून क्वार्टर में ग्रो कर रही है। ओनली 12 बैंकों में पंजाब एंड सिंध बैंक है जिसका प्रॉफिट 25% डाउन। रीजन आपको बताता हूँ सर। बस हो गया जी जी ठीक है, थैंक यू। आपका हो गया भाई साहब? इतना मुश्किल है सर्वाइव करना। इसको चेंज करें, इसको हटाओ, ये देखो छोड़ दी जाए जो आप लोगों ने की होगी। सारे बैंक करते हैं पर हमारी तो बहुत बुरी हालत है हमको। नेक्स्ट है ये हमारी जो है हमारे बैंक की घोषणा थी। ऑब्जर्व करेंगे कासा की ग्रोथ मेरी 6.68% है, जबकि इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है 10% 11% है। हम कासा बोलो आपको बोला ना, गुड। ये खुशी वाली बात नहीं है।
नमस्कार, मेरा नाम A.N. सिंह है। मैं यहाँ पर पंजाब एंड सिंध बैंक जोनल ऑफिस में कार्यरत हूँ एज ए जोनल मैनेजर। क्या कार्यक्रम यहाँ पर आज हमने मॉर्निंग में हमारे FGM साहब भी आए हुए हैं और आज हमने यहाँ पर एक ब्रांच की ओपनिंग की है शाहपुरा में। तो शिफ्ट की थी, पहले पुरानी ब्रांच थी, नई ब्रांच हमने ओपन की है और अब हम कस्टमर मीट के साथ साथ अपने ब्रांच मैनेजर रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं, जो कि 2023-24 के जो भी फाइनेंशियल टारगेट हैं वो डिस्कस कर रहे हैं इसमें कि हमने कैसे बैंक को रिव्यू करके कैसे हमने जो भी गवर्नमेंट के जो भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के और जो भी हमारे बैंक के इलेक्शन कैसे अचीव किए हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाए। आज कार्यक्रम में इसके बाद और शाम को कस्टमर मीट अलग से और भी है, इसमें डिफरेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ऊपर में डिस्कस होगा और काफ़ी हम आज सुबह से डिफरेंट जो हमारे हाई नेटवर्थ कस्टमर्स हैं उनसे मुलाकात की है और हमने संभावनाएं उसमें सर्च की हैं कि ताकि हम इस क्षेत्र की और बैंक की ग्रोथ कर सकें। अपनी मांगों को लेकर पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बाघेल के आह्वान पर पूरे प्रदेश के हर जिले के पटवारियों ने अपने बस्ती तहसील कार्यालय में जमा कर अपना विरोध जताया। पटवारी संघ द्वारा पिछले काफी वर्षों से अपनी मांगों को लेकर 2800 रुपए पे ग्रेड की मांग कर रहे हैं। साथ ही अन्य 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आज पटवारी संघ अपना बस्ता जमा किया जा रहा है। कल से जिला मुख्यालय स्तर पर हड़ताल करेंगे और पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह ने बताया कि अपनी मांगों के लिए प्रदेश के हर जिले में हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी सभी मांगे सरकार मान नहीं लेती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। ऐसा लोग लगाओ तो लाइट है। आज जिला स्तर पर बस्ते को जमा किया गया, रखा गया है, कुछ खास वजह है, किस वजह से ऐसा? पहले ज्ञापन दिया गया था 11 तारीख को और 11 तारीख के हिसाब से हम लोग 3 दिन अभी सामूहिक अवकाश पर थे, 2 दिन शासकीय अवकाश पर थे और हमने भोपाल में तिरंगा रैली करी है और पहले से शासन को बताया हुआ था कि 28 तारीख से पूरा प्रदेश का पटवारी सभी ने अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत संपूर्ण हड़ताल पर चला जाएगा। उसके तारतम्य में आज प्रदेश भर की सभी तहसीलों में बस्ते जमा किए जा रहे हैं, इसलिए हम लोग भी क्रम से आ करके और तहसीलों में बस्ता जमा करके और भी धरना स्थल की ओर रवाना होंगे, तो वहाँ सारे तहसील पटवारी बैठेंगे। आखिर इसका वजह क्या है, किस वजह से इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं? आगामी समय विधानसभा चुनाव, आचार संहिता लगने और अन्य कई कारण है, सीएम दौरा है। हम लोग अपनी 2800 पे ग्रेड के वेतनमान के लिए, अपने प्रमोशन के लिए और भत्ता के लिए, नए बच्चों के ग्रेजुएट पहुंचने के लिए, CBCT से छुट्टी के लिए और अन्य कई मांगों के लिए पिछले कई वर्षों संघर्ष कर रहे हैं। वेतनमान का संघर्ष हमारा 25 साल का हो गया है। हर बार के बाद आश्वासन मिलता है कि वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय से 2007 में पहली बार आश्वासन मिला था, 2007 के बाद लगातार आश्वासन मिलते रहे। इस वर्ष भी हम लोग हमारी 27 मई को उनसे चर्चा हुई थी हमारे प्रतिनिधिमंडल के साथ में। उन्होंने कहा था आपकी मांगों का निराकरण करेंगे पंचायत बुलाकर, लेकिन आज 3 महीने बीत जाने के बाद भी न पंचायत की भेंट मिली, न कोई सम्यक आदेश जारी हुई।
इस कारण से हमें चरणबद्ध आंदोलन में थे, तो ये हम लास्ट अंतिम चरण में आज से कदमबंद आंदोलन में जा रहे हैं। फिर ये आंदोलन या हड़ताल कब तक जारी रहेगी, इसका क्या हमारी जो दी गई मांगे हैं, मांगों पर जो शासन विचार कर लेगा उसके समय आदेश जारी हो जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय घोषणा कर दी जाएगी। घोषणा होने तक ये आंदोलन जारी रहेगा। उसे कई बार आश्वासन मिला है, उसके बाद भी नहीं हुआ। क्या लगता है इस बार के आंदोलन के बाद आप लोगों को न्याय मिल जाएगा या आपकी कार्रवाई? अब हम छोटे का विचार ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भरोसा करने के अलावा हमारे पास क्या उपाय है। फिर भी भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय घोषणा करेंगे और हमारे आदेश भी जारी करेंगे। लोकायुक्त में शिकायत करने मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज एक साथ पहुंचे। कांग्रेस से नेतागण शिकायत करने के लोकायुक्त के लिए निकले। दिग्विजय सिंह, विवेक तंखा, अरुण यादव, गोविंद सिंह सहित वरिष्ठ नेता लोकायुक्त जा रहे हैं। डॉक्टर बाबूलाल वर्मा, पूर्व विधायक काला पीपल। आप माननीय विधायक जी के समर्थन में आए, साथ में ही हैं हम। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं बाहरी व्यक्ति को यहाँ से टिकट नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पर पैतृक कार्यकर्ता है लोग। आपको कैसे मालूम कि भारी व्यक्ति को टिकट मिल रहा है? ऐसा मालूम पड़ा है, कैसे उस व्यक्ति ने वहाँ पर ऐसे प्रदर्शन किए है और हमने जब ऊपर कोई बातचीत की तो उनका थोड़ा रुख ऐसा दिखा कि पार्टी के टिकट किसी को भी दे सकती है। तो स्थानीय लोग जो मेहनत करते हैं, 12 महीने की मीटिंग अटेंड करते, 12 महीने टाइम बे टाइम सभी मौसमों में, सर्दी गर्मी बरसात, और उसमें पूरा कार्यकर्ता मन से लगा रहता है। उस कार्यकर्ता की अवहेलना करते हुए और ऐसे बाहरी व्यक्तियों को वहाँ पर जो टिकट देने का प्लान पार्टी ने किया होगा शायद, तो उसके लिए हम सब मिलकर के 25 लोग, जिस पर टिकट मांगने वाले भी साथ में हैं और पदाधिकारी है, 4 हमारे जिला सदस्य हैं और हम 3 पूर्व विधायक हैं और बाकी और भी अन्य पदों पर विराजित है। ऐसे लोगों ने आकर के कहा कि हमारा जीवन इसमें खप गया और कोई व्यक्ति बाहर गुलछर्रे उड़ाए या कुछ भी ऐसा करके यहाँ आके किसी एक व्यक्ति का प्रिय होकर के और वो टिकट मांगने लग जाए और उसको टिकट मिल जाए, तो हम सब कार्यकर्ता को मानना है कि हम क्या जीवन भर ऐसा ही करते रहेंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बोलो और बाकी नारे लगाओ। बाहरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बाहरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब लगाना बढ़िया जोर से नारा। आशा कार्यकर्ताओं को सीएम के खिलाफ भड़काने एवं अन्य आशाओं से अभद्र व्यवहार करने की शिकायत लेकर पहुंची आशा कार्यकर्ता ने संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं जबलपुर एवं सीएमएचओ संजय मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर आशा नेता पूजा कनौजिया पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जिला अस्पताल विक्टोरिया पहुंची गुप्तेश्वर में पदस्थ आशा कार्यकर्ता डॉली वंशिकार ने बताया है कि उनके द्वारा ओमती थाना अनुसूचित जाति जनजाति थाना में एफआईआर दर्ज करवाई गई कि पूजा कनौजिया सभी आशा कार्यकर्ता को स्वास्थ्य विभाग के दस्तक अभियान का बहिष्कार कर
करने को कहती है और आशाओं से 500 रुपए की चंदा वसूली करती है। जो आशा पैसे नहीं देती है उसके साथ गाली गलौज कर और सबके सामने बेइज्जत करती है। वहीं बता दें आपको कि अधिकारियों से झूठी शिकायत कर निकलवाने की धमकी दे दी जाती है। गौरतलब है कि हर वर्ष पूजा कनौजिया को 15 अगस्त को प्रशस्ति पत्र दिया जाता था, जो इस वर्ष पूजा कनौजिया को न देकर आशा कार्यकर्ता डॉली वंशिकार और अन्य आशाओं को दिया गया है, जिसके विरोध पूजा कनौजिया कर रही है। और जबलपुर की अन्य आशाओं का कहना है कि आशा पूजा कनौजिया द्वारा आशाओं से अवैध वसूली की जा रही है और पैसे नहीं देती उनसे गाली गलौज की जाती है। पूजा कनौजिया की फर्जी नियुक्ति की भी जांच कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। क्या क्या आरोप लगाए हैं? टोटल करने बात की मत छोड़ो, एक बार में आ रहा है ना, आ रहा है, 2 मिनट रुक जाओ। क्या शिकायत है? मेरा नाम डॉली वंशकार है, मैं यूपीएससी गुप्तेश्वर की आशा हूँ। और मतलब पहले मुझ पे आरोप लगाया गया है कि ये 2 आशाएं काम नहीं करती हैं, घूमती रहती हैं। तो मतलब हमने अभी यही पूछा है कि उनको 3 सालों से मिल रहा था, अभी 3 सालों से अवार्ड मिल रहा था, तो हमने तो पूछा नहीं। और हम लोगों को सिर्फ प्रशस्ति पत्र मिला है, और प्रशस्ति पत्र में ये हमको आरोप लगा रही है कि किस बेस में मिला, और हमारा काम है तभी तो हमको मिला है। अभी आपने शिकायत दी है, क्या आश्वासन मिला है और किसके ऊपर आपने शिकायत की? ये क्या है, सारी आशाओं को भड़काती है, ग्रामीण आशाओं को और ये शहरी आशाओं को भड़काती है कि सीएम को हटा देना चाहिए, सीएम मतलब हम लोग की पेमेंट नहीं बढ़ा रहे हैं। अभी उन्होंने फिलहाल ही में अभी 6,000 रुपये हम लोग के किए हैं, 2,000 से 6,000 किए हैं। कौन लगा रहा आरोप? ये पूजा कनौजिया। क्या है ये पूजा कनौजिया जिला महासचिव है, आशा कार्यकर्ता डॉली वंशकार। चलो अब आप ने आपको ज्ञापन दिया होगा, उस ज्ञापन में उन्होंने पूजा कनौजिया में उन्होंने आरोप लगाए हुए कि उनके द्वारा 500 रुपये की डिमांड की जाती है और गाली गलौज किया जाता है, तो उस पर आप मतलब क्या कार्रवाई? देखिए, अभी ज्ञापन मिला है तो हम लोगों का शासकीय में ये नियम रहता है कि हम एक समिति बना के उसकी पहले जांच कराएंगे और समिति जो अपना अभिमत देगी उस अनुसार फिर हम लोग कार्यवाही करेंगे। उन्होंने इसमें कुछ फ़ोटोकॉपीज़ भी लगाई हैं व्हाट्सएप मैसेजेस के, तो हम उसकी जांच करके और यदि उसमें कोई गलती पाई जाती है तो हम राज्य स्तर पर उसको लिखेंगे फिर कि जो भी कार्यवाही वहाँ से करना हो, क्योंकि कार्यवाही का अधिकार राज्य स्तर को है। सर, जैसे डॉली वंशकार का एक आरोप इनके ऊपर और भी है, पूजा कनौजिया जी के ऊपर, कि इनकी जो नियुक्ति की गई है वो फर्जी तरीके से नियुक्ति की गई है। जी, एक तो आशा कार्यकर्ताओं के जांच का एक प्रकरण, एक विषय काफ़ी पहले आया था और हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जो माननीय एमडी मैडम है उन्होंने एक पत्र कलेक्टर सर को दिया है कि आशाओं की नियुक्ति की जांच की जाए। तो वो जांच एसडीएम महोदय और हमारे स्टाफ के साथ जो समिति है उससे की जाएगी। अभी वो प्रक्रिया में, चूँकि बीच में बहुत सारे और काम आ गए शासकीय कार्य, इसलिए वो हो नहीं पाया है, तो वो जांच भी हो रही है और उसमें देखा जाएगा कि क्योंकि बीच में एक आरोप लगा था कि फर्जी आशाओं की नियुक्ति हुई है और जितनी आशाएं हैं उसमें से करीब 10 से 12 आशाएं ऐसी हैं जो वास्तव में पंजीकृत नहीं हैं। सर, आशा कार्यकर्ताओं को सर आने के लिए क्या मतलब किन योग्यता की आवश्यकता होती है, उम्र क्या होती है? नहीं, देखिए, इनका ये रहता है कि इनको कम से कम 12वीं पास यानी स्कूलिंग पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा कोई अतिरिक्त योग्यता इसमें नहीं मांगी जाती। उम्र जो रहती है ये उम्र 20 वर्ष से अधिक और अधिकतम 60 वर्ष तक की उम्र, जैसे अभी पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयु सीमा बढ़ा दी है और 62 वर्ष तक करने का अनुमान उसमें है। तो ये उम्र का क्राइटेरिया रहता है और क्वालिफिकेशन रहता है हायर सेकेंडरी का। और सर, मैरिड अनमैरिड इसमें कुछ नहीं है जी। नहीं, मैरिड। जैसे कि सर सुनने में आया था कि पहले मतलब आशा कार्यकर्ता की जो मतलब ज्वाइनिंग की जाती थी सब उनकी मिनिमम एज 25 साल होना चाहिए, विवाहित होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नियम था? नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें ज़रूरी नहीं है और नियम समय समय पर बदलते रहते हैं। तो अभी तो जो नियम है वो मैंने आपको बताए।